हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, अब तक हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, व्हाट इज मोनोपोली मार्केट एंड व्हाट इज द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट एंड इट्स फीचर्स। तो गाइस, ये सारे लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं ये तीनों लेक्चर के जो है वो लिंक्स डाल दूंगा। ओके, तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में लास्ट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसका नाम है ओलिगोपोली मार्केट एंड इट्स फीचर्स। ओके, तो गाइस आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर ये हमारा ओलिगोपोली मार्केट। ओके, तो गाइस पढ़ने से पहले मैं थोड़ा बता दूं कि ये बेसिकली ओलिगोपोली मार्केट होता क्या है। ओके, तो गाइस हम लोगों ने पढ़ा मोनोपोली मार्केट जिसमें एक सिंगल सेलर होता है। ओके, हम लोग ने पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, और हम लोग ने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ा, उसमें भी जो है वो लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के कंपैरिजन में थोड़े से कम होते हैं। ओके, तो गाइस ये जो ओलिगोपोली मार्केट है ये जो है वो मिक्सचर है हमारे मोनोपोली मार्केट का और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। यानी कि इसमें हम लोगों को कुछ फीचर जो है वो मोनोपोली मार्केट के देखने को मिलेंगे और कुछ फीचर जो है वो हमको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के देखने को मिलेंगे। तो गाइस ये बेसिकली एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे फ्यू सेलर्स होते हैं, यानी कि कुछ ही सेलर होते हैं पूरी टोटल मार्केट में। जब भी मैं फ्यू सेलर्स कह रहा हूं इसका मतलब ये है कि 8 to 10 जो है वो सेलर हमको देखने को मिलते हैं इस मार्केट में। तो गाइस ये जो 8 से 10 सेलर होते हैं वो जो है मार्केट में डोमिनेंट होते हैं, यानी कि मार्केट में जो उनकी पूरी मोनोपोली होती है। ओके, वो किसी और सेलर को जो है वो एंट्री करने नहीं देते मार्केट में। वही 8 से जो 10 सेलर है वही जो है मार्केट सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, वही प्राइस को डिसाइड करते हैं। ओके, और यहाँ पे बायर जो है गाइस लार्ज नंबर्स पे होते हैं, लेकिन जो सेलर होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, वो फ्यू होते हैं, कुछ होते हैं। ओके, अभी हम लोग पढ़ते हैं मीनिंग। द टर्म ओलिगोपोली इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड ओलिगो। यहां पे बताया गया कि जो ओलिगोपोली जो वर्ड है गाइस, उसमें जो ओलिगो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है विच मीन्स फ्यू। ओलिगो का मतलब ही होता है फ्यू, यानी कि थोड़ा से। पोली विच मीन्स सेलर, और जो पोली है गाइस उसका मतलब होता है सेलर। हम लोग ने मोनोपोली में भी देखा था कि मोनो में जो मोनो है उसका मतलब होता है सिंगल एंड पोली का मतलब होता है सेलर। तो यहां पे गाइस पोली है और उसके साथ में ओलिगो लगा हुआ है, तो ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, यानी कि थोड़े से। तो यहां पे सेलर और पोली का मतलब होता है गाइस सेलर, तो ओलिगोपोली का मतलब हो गया कुछ सेलर्स, फ्यू सेलर्स इसका मतलब होता है। ओके, इट इज द मार्केट वेयर देयर आर फ्यू फर्म्स सेलर इन द मार्केट प्रोड्यूसिंग आइदर होमोजीनियस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताई गई कि ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे फ्यू सेलर्स होते हैं, यानी कि 8 से 10 ही सेलर होते हैं, और वो जो प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं, कैसे प्रोडक्ट को सेल करते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। गाइस यहां पे हमको ये फीचर पता चलता है ओलिगोपोली मार्केट का कि चाहो तो जो ओलिगोपोलिस्ट है, जो सेलर हैं, वो होमोजीनियस प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं या तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। अभी हम लोगों ने मोनोपोली में देखा कि मोनोपोली में जो प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं वो यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में देखा ओनली होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखा कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। लेकिन ये मार्केट में गाइस होमोजीनियस प्रोडक्ट भी है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन के जैसा होमोजीनियस प्रोडक्ट भी बेचे जाते हैं, और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक की तरह डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी बेचे जाते हैं। ओके, यानी कि वो जो 8 से 10 सेलर होंगे वो मिलके या तो होमोजीनियस प्रोडक्ट को बेचेंगे या तो वो मिलके जो है वो अलग अलग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को बेचेंगे। ओके, अब इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। It is a market situation where a few sellers dominate the market and have a control over the supply and price of the output. गाइस बताया गया कि एक ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है जहां पे फ्यू सेलर्स होते हैं, वो मार्केट में डोमिनेंट होते हैं, यानी कि मार्केट में उनकी ही मोनोपोली होती है। ओके, एंड हैव अ कंट्रोल ओवर द सप्लाई एंड प्राइस ऑफ द आउटपुट। उनका यहाँ पे कंट्रोल होता है सप्लाई ऑफ आउटपुट, यानी कि सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स पे और प्राइस पे, यानी कि प्राइस भी वो जो है खुद से डिसाइड करते हैं। ओके, ओलिगोपोली मार्केट लाइज बिटवीन द मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो बताया कि जो ओलिगोपोली मार्केट है वो मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बीच में आती है, यानी कि जो है इसमें कुछ फीचर्स हमको मोनोपोली के देखने को मिलती है और कुछ फीचर जो है हमको मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट के देखने को मिलते हैं। तो गाइस ये जो ओलिगोपोली मार्केट है वो रियलिस्टिक मार्केट होती है। हम लोग इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं। एग्जांपल में है मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर लाइक एयरटेल, जियो। फिर और एग्जांपल दिया हुआ है सीमेंट कंपनीज लाइक स्टील कंपनीज। ओके, तो गाइस ओलिगोपोली मार्केट जो है वो बहुत ही रियलिस्टिक है। अभी हम लोग देख सकते हैं कि मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर आज के टाइम में हमारे पास कितने हैं।
गिने चुने हैं जैसे एयरटेल है, देन वीआई है, वोडाफोन एंड आइडिया जो मर्ज हो गया है, तो देन अभी वीआई है, उसके बाद में जियो है। ओके, तो ये सिर्फ 3-4 ही जो है गाइस हम लोग को जो है मोबाइल के सर्विस प्रोवाइडर जो है वो ज्यादा सुनने में आते हैं, और भी हैं, लेकिन जो है गाइस मार्केट में मोनोपोली बस इन लोगों की ही चलती है। ज्यादातर जो है वो गाइस हम लोग सिम कार्ड जो है वो इन्हीं कंपनी का लेते हैं, एयरटेल, जियो, वीआई हो गया। ओके, तो गाइज ये क्या है, कुछ सेलर्स के बीच में क्या है, मोनोपोली है। ये कुछ सेलर जो है गाइज वो मार्केट में डोमिनेंट है, यानी कि उन्होंने अपनी एक मोनोपोली बना के रखी है। अगर किसी को भी जो है मोबाइल की सर्विस लेना है, सिम कार्ड की सर्विस लेना है, तो उनको जो है वो इन्हीं के पास से जो लेना पड़ता है। ओके, और एक एग्जांपल बताया गया सीमेंट कंपनीज, स्टील कंपनीज। तो सीमेंट कंपनीज के भी ब्रांड जो है गाइज बहुत ही कम देखने को मिलते हैं हम लोगों को। ओके, तो सीमेंट कंपनीज में भी जो है हम लोग देख सकते हैं ओलिगोपोली। तो गाइज हम लोग सीमेंट कंपनीज के भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे अंबुजा सीमेंट है, देन अल्ट्राटेक है, एसीसी है। तो ये कुछ कंपनीज के जो है गाइज हम लोग ब्रांड हम लोग को देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है सीमेंट कंपनी से इन लोगों ने अपनी जो है वो मार्केट में डोमिनेंसी बनाई रखी हुई है। ओके, यानी कि वो मार्केट में डोमिनेंट होते हैं, मोनोपोली होती है उनकी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी इसके फीचर्स देखते हैं गाइज। फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। तो गाइज 8 फीचर्स है, लाइन बाय लाइन मैंने इसमें लिख दिया है, आपको जो है वो एज इट इज याद रखना है कि कौन कौन से फीचर्स है, क्योंकि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के पूछेगा एग्जाम में, इसमें से कुछ फीचर्स दे देगा और कुछ फीचर्स जो है वो दूसरे मार्केट के डाल देगा। आपको पूछेगा, बताना है कि इसमें से कौन कौन से फीचर जो है वो ओलिगोपोली मार्केट के हैं और कौन से नहीं है। ओके, तो आप देख सकते हो, सबसे पहला है फ्यू सेलर्स, इंटरडिपेंडेंस, बैरियर्स टू एंट्री ऑफ द फर्म, अनसर्टेनिटी एंड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एडवर्टाइजिंग, प्राइस रिजिडिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, किंग द डिमांड कर्व, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, लास्ट में है टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। ओके, तो गाइस अभी हम लोग वन बाय वन जो है इसको डिस्कस करते हैं। ये रहा हमारा फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। तो गाइस सबसे पहला आप फीचर देख सकते हो, फ्यू फर्म्स या फ्यू सेलर्स। ओके, या तो हम लोग फ्यू फर्म्स करके लिख सकते हैं या तो फ्यू सेलर लिख सकते हैं। ओके, अंडर ओलिगोपोली मार्केट देयर आर फ्यू फर्म्स और सेलर्स. These few firms dominate the market and enjoy considerable monopoly power and control over the price and supply of the products. यहां पे वही बताया गया कि ये एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें फ्यू यानी कि कुछ ही सेलर जो होते हैं वो जो मार्केट में डोमिनेंट होते हैं, यानी कि मार्केट में उनकी मोनोपोली होती है। ओके, और उनकी मोनोपोली किस किस चीज में होती है, उनकी सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स में मोनोपोली होती है, देन प्राइस में होती है। ओके, यानी कि 8 से 10 सेलर होते हैं, वही जो है मार्केट में उनकी मोनोपोली होती है, वही जो है सप्लाई को कंट्रोल करते हैं और वही जो है प्राइस को सेट करते हैं। ओके, तो याद रखना गाइस, फ्यू सेलर होते हैं और फ्यू सेलर के बीच में जो मार्केट पावर होता है यानी कि मोनोपोली होती है। नेक्स्ट जो फीचर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरडिपेंडेंस। ओके, और एक बात गाइस के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 2 वर्ड्स में, एक होता है इंटरडिपेंडेंस और एक होता है इंडिपेंडेंट। तो गाइस इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि मैं किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं अपने बलबूते पे काम करता हूं, आई एम इंडिपेंडेंट। लेकिन यहां पे वर्ड है गाइस इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है कि दूसरों पर डिपेंड होना, यानी कि यहां पर जो सेलर होते हैं गाइस वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके, यानी कि एक सेलर ने प्राइस सेट कर दिया अपने प्रोडक्ट का, तो दूसरे सेलर को भी ये गाइस मजबूरी में जो है वो प्राइस वही रखना पड़ता है। यानी कि एक सेलर का एक्शन जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है दूसरे सेलर के ऊपर। तो यहां पे जो सारे सेलर होते हैं वो गाइस वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। तो ये फीचर याद रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए इंडिपेंडेंट डाल देगा तो आपको याद रखना है कि इंडिपेंडेंट नहीं होते सेलर, सेलर कैसे होते हैं, इंटरडिपेंडेंस होते हैं, यानी कि इंटरडिपेंड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। सेलर इन अ ओलिगोपोली मार्केट आर इंटरडिपेंडेंट with each other. Interdependence means that action of one firm affect the action of other firms. यहां पे सिंपल सा मीनिंग बता दिया कि इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि एक फर्म, एक सेलर का जो एक्शन है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है दूसरे सेलर को। यानी कि एक सेलर ने जो प्राइस अपने प्रोडक्ट का कुछ भी चेंज कर दिया तो डायरेक्टली जो है वो दूसरे सेलर को भी जो है प्राइस को वही रखना पड़ता है, ना ही वो प्राइस को बढ़ा सकता है ना ही वो कम कर सकता है। जो दूसरे सेलर ने फॉलो किया उसी को जो है वो फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे फ्यू सेलर्स है तो उनको जो है वो एक जैसा ही काम करना पड़ता है। ओके, since there are few sellers in the market, if any firm makes the changes in the price, all the other firms in the industry also try to follow the same to remain in the competition. यहां पे वही बताया गया कि अगर एक सेलर ने प्राइस में चेंजेस कर दिया तो दूसरे सेलर को भी जो है मजबूरी में वही प्राइस को जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है और वही प्राइस को जो है वो अपने प्रोडक्ट के लिए भी सेट करना पड़ता है। ओके, तो गाइज इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे ओलिगोपोली मार्केट में जो सेलर है वो प्राइस टेकर है, क्योंकि एक सेलर ने तो अपना प्राइस डिसाइड किया ना, तो अगर एक ने भी कर लिया तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि यहां पे जो सेलर होते हैं वो प्राइस मेकर ही
होते हैं। ओके, दूसरे सेलर को भी जो है वो मजबूरी में प्राइस को जो है वो वही सेट करना पड़ता है, लेकिन वो सेट तो खुद ही कर रहे हैं प्राइस को। इसलिए यहां पे जो सेलर होते हैं गाइस, वो याद रखना है कि प्राइस मेकर ही होते हैं, ना कि टेकर होते हैं। तो याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है अगर कि ओलिगोपोलिस्ट जो है वो प्राइस मेकर होते हैं या टेकर होते हैं, तो याद रखना है कि ओलिगोपोलिस्ट जो है, यानी कि जो ओलिगोपोली मार्केट में जो सेलर है वो प्राइस मेकर ही होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 3 है बैरियर्स टू एंट्री ऑफ द फर्म्स। बैरियर्स टू एंट्री ऑफ द फर्म यानी कि जो दूसरे सेलर है, ओके, वो इस मार्केट में एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आंसर है नो, यानी कि इस मार्केट में जो है गाइस दूसरे सेलर जो है वो एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पे फ्यू सेलर की जो है वो डोमिनेंसी होती है, यहां पे फ्यू सेलर की जो है वो मोनोपोली होती है, इसलिए लोग जो है वो दूसरे सेलर को जो है वो एंट्री करने नहीं देते। ओके, द फर्म्स कैन इजीली एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री वेन एवर इट वॉन्ट्स। अगर जो सेलर है अगर उनको इस मार्केट को छोड़ के जाना है तो वो उनको फ्रीडम है, वो जो है वो कभी भी जा सकते हैं, बट हैज टू फेस सर्टेन एंट्री बैरियर्स सच एज गवर्नमेंट लाइसेंस, पेटेंट्स। लेकिन अगर दूसरे फर्म को एंट्री करना है इस फर्म में, एंट्री करना है इस मार्केट में, तो यहां पे उनको जो है वो बैरियर देखने को मिलते हैं, जैसे गवर्नमेंट लाइसेंस का बैरियर, पेटेंट का बैरियर। ओके, तो ये सब जो है गाइस रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लागू हो जाती है, इसलिए वो मार्केट में एंट्री नहीं कर पाते नए सेलर्स। ओके, तो गाइस याद रखना है कि ओलिगोपोली मार्केट में फ्रीडम ऑफ एंट्री नहीं होता। ओके, फोर्थ पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनसर्टेनिटी एंड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गाइस कि यहां पे कुछ भी फिक्स नहीं होता। ओके, कोई भी सेलर का जो एक्शन है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है दूसरे सेलर के ऊपर। ओके, अभी हम लोग पढ़ते हैं, देयर इज अ कंसिडरेबल एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी in these types of market due to the different behavior pattern. Rivals may join hands and cooperate or may try to fight each other. तो गाइज अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि यहां पे जो ओलिगोपोलिस्ट जो सेलर होते हैं, कभी कभी वो क्या कर देते हैं, एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। दोस्त बनने का मतलब क्या है कि वो कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कि वो एक आपस में क्या कर देते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम लोग जो है प्राइस को इतना ही रखेंगे, ओके, सप्लाई को इतना बढ़ाएंगे या इतना कम करेंगे। तो वो आपस में क्या कर देते हैं गाइस, डिस्कशन करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं, यानी कि जो वो काम करते हैं वो कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, कॉर्पोरेट करके काम करते हैं एक दूसरे को। लेकिन कभी कभी गाइस वो एक दूसरे से जो वो भिड़ जाते हैं, एक दूसरे से गाइस वो लड़ने लग जाते हैं। लड़ने लग जाते हैं इन द सेंस कि वो कंपटीशन करने लगते हैं, कभी वो जो है प्राइस को चेंज कर देगा, कभी जो सेलर जो अपने आउटपुट को कम कर देगा या बढ़ा देगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो बोलने का मतलब गाइस यहां पे ये है कि यहां पे कोई भी कंडीशन फिक्स नहीं होती, यहां पे हमेशा अनसर्टेनिटी होती है। कभी सेलर जो है वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, कभी जो वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं, राइवल बन जाते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं गाइस अनसर्टेनिटी। ओके, कभी पार्टनरशिप में काम करते हैं, कभी एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। There is a lack of uniformity among the firms in the terms of size. Some firms may be small while other may be of bigger size. और गाइस यहाँ पे एक और फीचर बताया गया, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यहाँ पे सेलर्स के बीच में यूनिफॉर्मिटी देखी नहीं जाती, यानी कि कुछ फर्म्स जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, कुछ बहुत ज्यादा फेमस होती है, कुछ सेलर जो है कुछ फर्म्स जो है गाइस बहुत ज्यादा छोटी होती है इन द साइज। ओके, तो गाइज यहां पे जो फर्म होती है वो साइज में डिफरेंस होती है। ओके, उनका जो है ब्रांड नेम किसी का फर्म का जो है पॉपुलर होता है, किसी का मशहूर होता है, किसी का मशहूर नहीं होता है। तो यहां पे हमको जो है यूनिफॉर्मिटी यानी कि एकता देखने को नहीं मिलती है फर्म के साइज में। ओके, तो यहाँ पे दो फीचर बताए गए, एक बताया गया अनसर्टेनिटी, यानी कि यहाँ पे जो है गाइस कभी भी हमको सेम कंडीशन देखने को नहीं मिलती, कभी जो है सेलर एक दूसरे से मिलके काम करते हैं, कभी जो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, राइवलरी करते हैं। ओके, और यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी भी देखने को नहीं मिलती। फिफ्थ पॉइंट है गाइस एडवर्टाइजिंग, उसका मतलब वही है सेलिंग कॉस्ट। तो गाइस सेलिंग कॉस्ट हम लोग ने पढ़ा था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, लेकिन जो है गाइस जैसा ही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट का यूज किया जाता है प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए थ्रू एडवर्टाइजिंग, फ्री सैंपल, तो गाइस ओलिगोपोली मार्केट में भी किया जाता है, जबकि ओलिगोपोली मार्केट में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से भी ज्यादा सेलिंग कॉस्ट किया जाता है, ये याद रखना है गाइस। ओके, एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल अंडर द ओलिगोपोली मार्केट. Oligopolists compete each other on the basis of selling cost rather than price. Hence there's a non-price competition. तो गाइस सेम यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की ऐसा बताया गया कि यहाँ पे जो सेलर जो है वो एक दूसरे से प्राइस में कॉम्पीट नहीं करते, बल्कि सेलिंग कॉस्ट में एक दूसरे से जो है कॉम्पीट करते हैं. ओके, सेलिंग कॉस्ट आर मोर इंपॉर्टेंट अंडर ओलिगोपोली दैन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक और बताई गई कि सेलिंग कॉस्ट जो है गाइस वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में तो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एज कंपेयर टू ओलिगोपोली मार्केट वहां पे इंपॉर्टेंस थोड़ी कम है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस गाइस सेलिंग कॉस्ट की वो ओलिगोपोली मार्केट में होती है. ओके, तो सेलिंग कॉस्ट आर मोर इंपॉर्टेंट अंडर ओलिगोपोली मार्केट एज कंपेयर टू द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. आगे बढ़ते हैं हम लोग. गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है प्राइस रिजिडिटी और यूनिक फीचर है. ओके,
In a oligopoly, each firm has to stick to its price. If any firm tries to reduce its price, the rival firm will do the same. This will lead to the situation of price war which benefits none. गाइस, प्राइस रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि यहां पे सेलर जो है वो प्राइस में कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकता, यानी कि प्राइस जो चल रहा है गाइस उनको उसी पे स्टिक होकर रखना पड़ता है। यहां पे हमारे पास जो है प्राइस का कंट्रोल ज्यादा नहीं होता, क्योंकि अगर हमने प्राइस चेंज कर दिया तो हमारा राइवल फर्म भी क्या करेगा, वैसा ही करेगा। अगर सपोज एक सेलर ने जो प्राइस को कम कर दिया तो दूसरा सेलर भी जो है फटाक से अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर देगा। इससे क्या होगा गाइस के प्राइस की एक वॉर क्रिएट हो जाएगी मार्केट में। ओके, तो यहां पे जो प्राइस हमारा चल रहा है हमको उसी के ऊपर स्टिक रहना पड़ता है। इसी को बोलते हैं प्राइस रिजिडिटी, कि हम लोग प्राइस में जो है कोई भी चेंजेस नहीं करते, जो प्राइस चल रहा है उसी पे जो है हम लोग को टिके रहना पड़ता है। ओके, तो यहां पे वही बताया गया, अगर एक फर्म जो है वो प्राइस को रिड्यूस कर देता है तो दूसरा उसका जो राइवल फर्म होता है, जो कॉम्पिटिटर होता है, वो भी जो है सेम करता है। तो इससे क्या हो जाता है, एक प्राइस वॉर की जो है सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, इफ एनी फर्म इंक्रीजेस इट्स प्राइस विद अ व्यू टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट्स, द अदर राइवल फर्म विल नॉट फॉलो द सेम। और यहां पे बताया कि अगर एक सेलर क्या कर देता है, अपना प्राइस को बढ़ा देता है प्रॉफिट कमाने के लिए, तो गाइस दूसरा सेलर ऐसा नहीं करता, वो अपने प्राइस को क्या कर देता है, बढ़ाता नहीं है, क्योंकि ज्यादा प्राइस रखने से जो है कस्टमर जो है प्रोडक्ट को खरीदेंगे नहीं। ओके, तो ऐसा जो है गाइस हमको यहाँ पे प्राइस का वॉर देखने को मिलता है, इसी को बोलते हैं प्राइस रिजिडिटी। ओके, हेंस no firms would like to reduce the price or increase the price. The price rigidity will take place. तो गाइस यहां पे बताया गया, कोई भी सेलर जो है वो ना ही प्राइस बढ़ाने के बारे में सोचता है, ना ही जो है प्राइस को कम करने के बारे में सोचता है। तो जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है उन लोग जो है वो उसी के ऊपर स्टिक रहते हैं। इसी को बोलते हैं प्राइस रिजिडिटी। ओके, यहां पे प्राइस फ्लेक्सिबल नहीं होता, रिजिड होता है। नेक्स्ट जो है फीचर है गाइस, वो भी एक यूनिक फीचर है, किंग्ड डिमांड कर्व। ओके, तो गाइस अभी तक हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में ये देखा कि जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है। परफेक्ट कंपटीशन में तो हॉरिजॉन्टल होता है, ओके, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और मोनोपोली में और मोनोपोलिस्टिक में गाइस डाउनवर्ड होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। लेकिन गाइस यहां पे थोड़ा सा अलग है। ओलिगोपोली मार्केट में गाइस हम लोगों को एक नया डिमांड कर्व देखने को मिलता है जिसका नाम होता है किंग्ड डिमांड कर्व। ओके, अभी हम लोग पढ़ते हैं ये किंग डिमांड कर्व क्या होता है। The concept is introduced by the American economist Paul Sweezy. तो गाइज ये याद रखना है कि जो किंग डिमांड का कंसेप्ट है वो एक इकोनॉमिस्ट है, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, जिसका नाम है पाउल स्वीजी। उन्होंने ये कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। तो गाइज मैच द कॉलम में पूछता है बहुत बार कि जो किंग डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, तो याद रखना है पाउल स्वीजी एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने जो है वो किंग डिमांड का कंसेप्ट दिया है। ओके, किंग डिमांड कर्व अकर when the demand curve is not a straight line but has a different elasticity for higher and lower prices. तो गाइज यहां पे बताया गया डिमांड में किंग डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है कि जो डिमांड कर्व वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। ओके, एक सीधी लाइन नहीं होती है, डिमांड कर्व में जो है वो दो अलग अलग लाइन देखने को मिलती है, यानी कि डिमांड कर्व बीच में से टूटा हुआ होता है, टेढ़ा होता है। ओके, उसको बोलते हैं किंग। तो ये इसकी वजह क्या होती है गाइस, इलास्टिसिटी फॉर हायर एंड लोअर प्राइसेस। यहां पे गाइस हम लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो गाइस यहां पे हम लोगों को उसके प्राइसेस भी अलग अलग देखने को मिलते हैं। कुछ प्रोडक्ट हायर प्राइस के होते हैं, कुछ प्रोडक्ट जो है वो लोअर प्राइस के होते हैं। ओके, तो गाइस ड्यू टू द डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, यहां पे हम लोग को जो है वो दो अलग अलग डिमांड कर्व देखने को मिलती है। एक डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी कुछ और होती है और एक डिमांड कर्व की कुछ इलास्टिसिटी अलग होती है। ओके, अभी हम लोग देखते हैं एट हायर प्राइस द फर्म फेसेस रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। जब हाई प्राइस होता है प्रोडक्ट का तो गाइस हम लोग को डिमांड देखने को मिलता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, हम लोग को देखने को मिलता है। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड हम लोगों ने देखा था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ओके, एंड एट अ लोअर प्राइस द फर्म फेस इन इलास्टिक डिमांड। और अगर गाइस कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइस को कम कर दो, ओके, लोअर कर दो, तो जो हमको जो डिमांड देखने को मिलता है वो होता है इन इलास्टिक डिमांड। ओके, इन इलास्टिक डिमांड हम लोगों ने मोनोपोली मार्केट में देखा था। तो गाइस ऐसा हम लोग को जो है यहाँ पे दो अलग अलग डिमांड कर्व देखने को मिलते हैं, एक मोनोपोली वाला भी देखने को मिलता है और एक मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन वाला भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, वेयर द टू डिमांड कर्व इंटरसेक्ट्स इट इज कॉल्ड किंग। जब दो अलग अलग डिमांड कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, टकरा जाते हैं एक दूसरे से, तो गाइस यहां पे एक टेढ़ा डिमांड कर्व हम लोग को देखने को मिलता है, उसी को बोलते हैं किंग्ड। ओके, oligopolists always follow each other, hence in oligopoly demand curve is indeterminate unknown. गाइस यहां पे बताया गया, एक और रीजन बताया गया कि क्योंकि ओलिगोपोली मार्केट में सारे सेलर जो है वो एक दूसरे को कॉपी करने का सोचते हैं। ओके, एक दूसरे के जो है वो बिहेवियर को जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के बिहेवियर को कॉपी करते हैं। तो इसकी वजह से भी जो है वो गाइस हमको एक्चुअल में डिमांड कर्व पता नहीं चलता, इसलिए जो डिमांड कर्व होता है वो इनडिटरमिनेट होता है, यानी कि हमको अननोन होता है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व जो एग्जैक्ट जो है वो हमको पता नहीं होता, इसलिए हम लोग को किंग डिमांड कर्व देखने को मिलता है। आप यहां पे देख सकते हो
ओके, तो गाइस आप देख सकते हो ऊपर का जो डिमांड कर्व है वो है हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व, ऊपर का जो है वो इलास्टिक डिमांड कर्व है, और नीचे का जो गाइस डिमांड कर्व है वो दूसरा डिमांड कर्व है, वो है इन इलास्टिक डिमांड कर्व है। ओके, तो यहां पे हमको दो अलग अलग डिमांड कर्व देखने को मिलती है, और जो दो डिमांड कर्व टकरा रही है गाइस, वहां पे जो है पी बना हुआ है प्राइस, वो है किंग, उसको बोलते हैं हम लोग किंग्ड बोलते हैं। ओके, तो ये कंसेप्ट दिया था स्वीजी ने। ओके, आप देख सकते हो अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि किंग्ड डिमांड कर्व कौन से मार्केट में हमको देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है कि ओलिगोपोली मार्केट में देखने को मिलता है। ओके, अभी गाइस लास्ट जो हमारा फीचर है वो है टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। ओके, तो फीचर में गाइस मैंने एक और पॉइंट मेंशन कर दिया, टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, क्योंकि ओलिगोपोली मार्केट में अलग अलग टाइप्स हमको देखने को मिलती है। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ABCD करके 4 पॉइंट दिए हुए। सबसे पहला है प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली। तो गाइस ये एक ही पॉइंट के दो अलग अलग नाम है, या तो आप इसको प्योर ओलिगोपोली बोल सकते हो या तो परफेक्ट ओलिगोपोली बोल सकते हो। ओके, तो क्या है, इफ द फर्म प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट्स देन इट इज कॉल्ड प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली। अगर गाइस जो सेलर है, जो फ्यू सेलर्स है, वो एक जैसे प्रोडक्ट को बेचते हैं, यानी कि 8 से 10 जो सेलर है मार्केट में, वो सभी जो है वो सेम नेचर के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो ऐसी ओलिगोपोली को हम लोग बोलते हैं प्योर या परफेक्ट ओलिगोपोली मार्केट। एग्जांपल बताया गया सीमेंट स्टील कंपनीज, सारे जो सेलर्स हैं वो सीमेंट बेच रहे हैं, तो अब सीमेंट कैसा है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सेम नेचर का प्रोडक्ट होता है, और स्टील भी जो है गाइस वो होमोजीनियस प्रोडक्ट है। उसके बाद में गाइस सेकंड है इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। यहां पे भी दो नाम दिए हुए हैं, इम्परफेक्ट कहो या डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली कहो, एक ही बात है। If the firm produce differentiated product, then it is called differentiated और imperfect oligopoly। सेम गाइस यहाँ पे पूरा ऑपोजिट है पहले पॉइंट का, कि वो जो 8 से 10 सेलर है, अगर वो अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है, कोई सीमेंट बेच रहा है, कोई स्टील की कंपनी खोल के रखा है, तो गाइस ऐसी ओलिगोपोली को हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्ट या डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया, एग्जाम्पल सॉफ्ट ड्रिंक्स, सिगरेट्स कंपनीज। ओके, तो सिगरेट कंपनीज में भी हम लोग को ओलिगोपोली मार्केट देखने को मिलती है। ओके, क्योंकि कुछ ही जो है सिगरेट्स की कंपनीज है, और सॉफ्ट ड्रिंक में भी हम लोग जो है वो ओलिगोपोली देख सकते हैं, जैसे थम्स अप है, पेप्सी है, कोका कोला है, तो ये 4-5 कंपनीज जो है गाइस हम लोग को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो है सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज भी है उस मार्केट में, सिगरेट की कंपनीज भी है, स्टील की कंपनीज भी है, तो ऐसी मार्केट को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली मार्केट। लास्ट में गाइस कलूसिव ओलिगोपोली, इफ द फर्म कॉपरेट विथ ईच अदर in the determining the price or output or both, it is called collusive oligopoly और कोऑपरेटिव ओलिगोपोली। तो गाइस कॉल्यूसिव ओलिगोपोली इसको कहते हैं जब जो 8 से 10 जो सेलर होते हैं मार्केट में, वो एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, प्राइस का डिसीजन लेने में, आउटपुट को बेचने में, सारे लोग जो है वो मिल के डिसीजन लेते हैं, तो ऐसी ओलिगोपोली को बोलते हैं कॉल्यूसिव ओलिगोपोली। तो गाइस ये याद रखना है कि जो कॉल्यूशन है, कॉल्यूसिव है, वो हमारे ओलिगोपोली मार्केट का फीचर होता है। ओके, और उसका अपोजिट है नॉन कलूसिव ओलिगोपोली। इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो सेलर जो है वो एक दूसरे को कॉपरेट नहीं करेंगे, एक दूसरे से फाइट करेंगे। ओके, इफ द फर्म इन ओलिगोपोली मार्केट कॉम्पीट विथ ईच अदर, इट इज कॉल्ड अ नॉन कलूसिव और नॉन कोऑपरेटिव ओलिगोपोली मार्केट। ओके, तो गाइज यहां पे जो सेलर्स होते हैं वो एक दूसरे को कॉपरेट नहीं करते प्राइस के डिसीजन लेने में, आउटपुट के रिगार्डिंग डिसीजन लेने में, तो गाइज ऐसी ओलिगोपोली मार्केट को हम लोग बोलते हैं नॉन कलूसिव ओलिगोपोली। ओके, तो गाइज ये थे हमारे ओलिगोपोली मार्केट के फीचर्स। होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होप कि गाइज आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में। गाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है पूरे फॉर्म्स ऑफ मार्केट की एक समरी लेक्चर लगाएंगे। सारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट को गाइज हम लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।